Am I audible to all of you? Yes, sir. ओके तो मैं ये कह रहा था कि मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ हेनरीज लॉ जो है वो है P2 इज इक्वल टू के एच इंटू X2। अब देखिए यहां पर हम ये कह सकते हैं कि अगर प्रेशर हम कोई फिक्स लेते हैं, एट फिक्स प्रेशर, अगर के एच की वैल्यू बढ़ती है, आप खास ध्यान दीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर प्रेशर की वैल्यू हम फिक्स लेते हैं और के एच की वैल्यू कम होती है तो सोल्यूबिलिटी मतलब कि X2 क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? फॉर्मूला देखकर आप ये कह सकते हो, इफ यू हैव टेकन प्रेशर एज अ फिक्स वैल्यू, then if KH decreases then solubility increases or decreases? Increases. Very good. Why? क्यों आपने ऐसा कहा कि भाई KH कम होता है तो solubility बढ़ेगी? Because sir, वो वो तो आपको पता होना इन्वर्सली चाहिए अपना आंसर। हाँ, जो प्रेशर की वैल्यू जो है वो हमने फिक्स ले ली है, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन वो फिक्स रहना चाहिए, जो भी वैल्यू है वो। तो एक चीज डिक्रीज होगी तो दूसरी ऑलरेडी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। बराबर है। तो के एच और सोल्यूबिलिटी जो है, खास याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट एंड सोल्यूबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मतलब हेनरीज लॉ कांस्टेंट अगर इंक्रीज होता है तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है। और गैस की सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर के साथ क्या होगी, कोई कह सकता है? इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस then solubility of gas increases or decreases? आप सोडा वाटर लेकर बैठे हो तो सोडा वाटर में जो गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ज्यादा टेम्परेचर पर उसकी सोल्यूबिलिटी कम होगी या बढ़ेगी? हम उसे फ्रीज में क्यों रखते हैं? बी रिमेंबर, टेम्परेचर बढ़ता है ना तो गैस की सोल्यूबिलिटी ऑलवेज क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो टेम्परेचर के साथ भी जो सोल्यूबिलिटी है सोल्यूट की, वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। खास याद रखिए। तो टेम्परेचर के साथ सोल्यूबिलिटी भी क्या होती है, तो डिक्रीज होती है। तो इसके बीच पर आप क्या कह सकते हो कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट और टेम्परेचर वो दोनों एक दूसरे के कौन से रिलेशन में हुए? तो देखो यहाँ पर सोल्यूबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हेनरीज लॉ भी है और सोल्यूबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में टेम्परेचर भी है। तो आप इनडायरेक्टली कह सकते हो कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मतलब के एच बढ़ता है कब, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब। मतलब टेम्परेचर इफ इंक्रीजेस देन वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑलवेज इंक्रीजेस। बराबर है, वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होते हैं, ये याद रखिए। एक और बात है कि फॉर डिफरेंट गैसेस the value of KH are also different। मतलब टेम्परेचर भले ही सेम है, प्रेशर भले ही सेम है, बट केएच की वैल्यू जो है वो अलग अलग गैसेस के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं कि केएच किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो केएच डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। आपके पास बुक अगर है या मैंने पीडीएफ भेजी है वो आपके पास ओपन है, तो आप ये देख सकते हो, उसमें है ना कहीं केएच की वैल्यूज दी होगी, ये हेनरीज लॉ के आजू बाजू। उसमें आप देखो तो अगर गैस अलग है, मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन, ऐसे अलग अलग गैस दिए होंगे, वो गैसेस के सामने केएच की वैल्यू दी होगी। तो फॉर सेम टेम्परेचर सारे गैस की केएच की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। और आप ये भी मार्क कर सकते हो अगर सेम गैस के लिए डेटा दिया है तो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस केएच ऑल्सो इंक्रीजेस। मतलब केएच की वैल्यू भी तब क्या होगी, इंक्रीज होगी। बराबर है। तो केएच और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, ये आपको याद रखना है। ये हेनरीज लॉ हम पढ़ क्यों रहे, सबसे अहम क्वेश्चन ये है। तो उसके ढेर सारे यूजेस है, हमने जाने अनजाने में इसका यूज भी किया है, और ये कहीं ना कहीं हमें रिलेटेड भी है कि भाई चलो ये तो समझ लिया कि भाई अलग अलग गैस के लिए केएच की वैल्यू अलग होती है, केएच और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है,
केएच और सोल्यूबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शन में होती है और टेम्परेचर और सोल्यूबिलिटी भी इनवर्सली प्रोपोर्शन में होता है। बट ऐसी कौन सी जगह है जहां पर ये चीज काम में आती है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए, फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोडा वाटर और डिफरेंट टाइप ऑफ वाइन्स और ड्रिंकिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स या अदर मटेरियल्स, वी आर यूजिंग दैट लॉ। क्यों? हमें पता है कि इफ यू अप्लाई हायर प्रेशर, दैट solubility ऑफ डिफरेंट गैसेस विल आल्सो बी हायर। तो as the solubility increases, we can say that pressure is increased, or we can say that if we increase the partial pressure for any particular gas, then solubility also increases। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है सोडा वाटर या कोई अदर सॉफ्ट ड्रिंक, तो हम प्रेशर क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। तो वहां पर भी हमने प्रेशर को रिलेट किया, तो प्रेशर इंक्रीज होता है तो सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है। किसमें? दिए गए सोलवेंट में। एक चीज ये है। दूसरा ये जो स्कूबा डाइवर्स है, नाम आपने सुना है, जो सी में डीप सी तक जाते हैं, मतलब कि बहुत गहरे पानी में वो लोग डाइव करते हैं अलग अलग चीजों को रिसर्च करने के लिए, अलग अलग चीजें ढूंढने के लिए, और कई बार सिर्फ जो है एडवेंचर के लिए भी जैसे स्कूबा डाइविंग जो है वो की जाती है। तो स्कूबा डाइवर्स आपने अगर जनरली देखा है तो उसके पीछे पीठ के ऊपर एक टैंक लगी हुई होती है। वो टैंक में क्या होता है? कोई कहेगा कौन सा गैस होना चाहिए वो टैंक में? O2 ऑक्सीजन। मतलब हम यही कहते हैं ऑक्सीजन, क्योंकि हम सबको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो हमें लाइफ प्रोवाइड करता है, हमारा लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है या लाइफ के लिए जरूरी गैस हम ये कह सकते हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो भरा हुआ होता है, बट ये प्योर ऑक्सीजन नहीं होता है, खास याद रखिए। ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन और हीलियम भी होते हैं। सिर्फ ऑक्सीजन वहां पर नहीं होता, नाइट्रोजन और हीलियम भी साथ में मिक्स्ड होते हैं। उसका रीजन क्या है? तो उसका एक मेडिकल रीजन है कि जब स्कूबा डाइवर्स जो है वो सी में जंप करते हैं तो पहले तो वो ऊपरी लेयर में होते हैं, बट धीरे 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 वो डीप सी में जाते हैं। अब तब क्या होता है, ये अमाउंट ऑफ प्रेशर बढ़ता है उसके ऊपर, पानी और एटमॉस्फेरिक गैसेस वो सबका प्रेशर उसके ऊपर बढ़ता है वो जैसे जैसे नीचे जाता है। अब ऊपर तो हमने ये सीखा कि अगर प्रेशर ज्यादा तो सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा। वाई? दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मतलब जो टैंक में गैसेस है वो बॉडी में ज्यादा डिजोल्व होंगे या हमारे ब्लड के ऊपर ज्यादा बाइंड होंगे, हम ये कह सकते हैं। हमारी बॉडी में ज्यादा अमाउंट में गैस जो है वो मिक्स होगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। अब स्कूबा डाइवर जब तक सी के लोअर लेवल में है ना, कोई दिक्कत नहीं, बट जैसे जैसे वो ऊपर आता है, एकदम धीरे धीरे ऊपर आए ना तो भी प्रॉब्लम नहीं होती। बट कई बार क्या होता है, वो स्कूबा डाइवर सडनली ऊपर आ जाता है, एकदम से ऊपर आ जाता है। मान लीजिए कि उसके पीछे शार्क, बड़ी मछली पड़ी है तो भागना ही पड़ेगा, एकदम से सतह के ऊपर आएगा, अब तक प्रॉब्लम होता है। अगर वो एकदम से सतह के ऊपर आना चाहेगा या आ जाएगा तो उसके बॉडी के ऊपर प्रेशर एकदम से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जो पहले ज्यादा था। अब प्रेशर कम होगा तो गैस की सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी? बॉडी में कम होगी, क्योंकि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब बॉडी में जो वेन्स होती है, मतलब जो ब्लड कैरी करने के लिए वेसल्स होते हैं, वो क्या होता है, उसमें ये गैस रिलीज होता है एकदम से। क्यों? सोल्यूबिलिटी तो कम हो गई क्योंकि प्रेशर हो गया कम। तो एकदम से जैसे ही ये गैसेस रिलीज होते हैं, ये पानी की पाइपलाइन में बीच में जैसे एयर आ जाती है ना, उस तरीके का वहां पर एक सिचुएशन फॉर्म होता है। अब आपको पता है, एक नल में अगर बीच में हवा आ रही हो पानी के साथ साथ, तो पानी अच्छी तरीके से फ्लो नहीं करता। सेम हमारी बॉडी में होता है, ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो अच्छी तरीके से नहीं होगा, बीच में एयर जो है वो आ जाती है, क्योंकि गैस आ जाता है, एयर मतलब गैस आ जाता है कोई भी। तो प्रॉब्लम ये होती है कि अगर प्योर ऑक्सीजन लिया है तो ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी डीप सी में जाते वक्त बढ़ जाती है, बट एकदम से ऊपर आ जाते हो तो इतना ऑक्सीजन हमारे ब्लड के साथ बाइंड नहीं हो सकता, मतलब सोल्यूबिलिटी कम होती है, तो वो एकदम से अलग होता है। और हमारे वेन्स जो है जिसमें ब्लड सर्कुलेट होता है, उसमें ये गैस भी बीच बीच में आ जाता है और ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इजी नहीं रहता। और ये जो कंडीशन है
जिसे मेडिकल लैंग्वेज में बेंट फॉर्मेशन कहते हैं, खास याद रखना। इट इज ऑल्सो नोन एज बेंट फॉर्मेशन। और बेंट फॉर्मेशन होने की वजह से हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर नहीं होता, और इसकी वजह से हमारी लाइफ जो है वो कई बार डेंजर में आ सकती है, हमारी मतलब स्कूबा डाइवर्स की। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि प्योर ऑक्सीजन के बदले दो चीजें और मिक्स की, नाइट्रोजन एंड हीलियम, जिसमें नाइट्रोजन जो है वो 58% के आजू बाजू, और हीलियम जो है वो 11% के आजू बाजू, और रिमेनिंग परसेंटेज जो है वो किसके होंगे, ऑक्सीजन के रखे जाते हैं। बराबर है। तो ऑक्सीजन जो है वो 31-32% के आजू बाजू ही रखा जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए सफिशियंट होता है। नाइट्रोजन और हीलियम जो है ना वो टुवर्ड्स हमारे बॉडी जो है ना वो इनर्ट है। तो क्या होगा, जब स्कूबा डाइवर्स डीप सी में जाएंगे तो जरूरत जितना ही ऑक्सीजन बॉडी में मिलेगा, भले डिजोल्व ज्यादा होगा प्रेशर की वजह से, बट ऑक्सीजन अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में मिलेगा। नाइट्रोजन और हीलियम तो रिएक्ट होते नहीं है। उसकी अमाउंट जो हमारी बॉडी में है वो सोल्यूबल तो होगी नहीं, मतलब डिजोल्व नहीं होगी, बाइंड नहीं होगी। तो जब स्कूबा डाइवर्स को एकदम से ऊपर आना पड़े कभी भी, रेयरली, तब भी उसे प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स में सिर्फ ऑक्सीजन के बदले क्या रखा जाता है, नाइट्रोजन के साथ साथ हीलियम भी मिक्स किया जाता है। और ये जो प्रोपोर्शन है वो स्कूबा डाइवर्स की टैंक में मेंटेन किया जाता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हीलियम का। क्लियर। तो ये बेंट फॉर्मेशन किसे कहते हैं वो अगर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। दो चीजें जिसको आप यूजेस भी कह सकते हो या रिलेशन भी कह सकते हो हेनरीज लॉ का। तीसरा, एक हायर अल्टीट्यूड पर अगर आप जाते हो तो कई बार हमें स्टपर मतलब कि चक्कर आने लगते हैं। क्यों ऐसा होता है भाई, जब हम कोई बहुत हाइट वाली जगह पर जाते हैं तो हमें चक्कर आने लगते हैं, हमारा सिर जो है वो घूमने लगता है, ऐसा क्यों होता है? तो उसका रीजन ये है कि जैसे जैसे हम हाइट पर जा रहे हैं हमारे ऊपर एटमोस्फियरिक गैसेस का प्रेशर जो है वो कम होता जाता है। बराबर, आप लोअर स्टैंडर्ड में पढ़े हो कि जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, बहुत ज्यादा हाइट पर जाते हैं, तो गैसेस जो है उसकी डेंसिटी कम होती है, मतलब अमाउंट ऑफ गैसेस कम होता जाता है, तो उसका प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। प्रेशर कम होगा तो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन जाना चाहिए या डिजोल्व होना चाहिए या बाइंड होना चाहिए, उसकी अमाउंट भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब हम हायर अल्टीट्यूड पर जाते हैं तो हमें कम ऑक्सीजन मिलता है, कम ऑक्सीजन मिलता है तो बॉडी जो है वो अच्छी तरीके से वर्क करेगी नहीं। बराबर है। और हमें सबसे पहले वीकनेस फील होगी, स्टपर। और कई बार कोई अगर बंदा थोड़ा वीक है तो न्यूएशिया भी होता है। न्यूएशिया किसे कहते हैं पता है ना, हमारे नोज में से ब्लीडिंग होने लगती है। बहुत ज्यादा गर्मी के वक्त भी ये कभी कभी होता है। और हम क्या करते हैं तब, सिर के ऊपर पानी डालते हैं, ठंडा पानी डालते हैं, और धीरे 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 ब्लीडिंग जो है वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो हायर एल्टीट्यूड पर कम ऑक्सीजन मिलने की वजह से कई बार हमें चक्कर आने लगते हैं, वीकनेस फील होती है, और कई बार न्यूएशिया भी हो जाता है। उसका रीजन ये है ऑक्सीजन की कमी ड्यू टू लोअर प्रेशर। तो प्रेशर और सोल्यूबिलिटी वाला फंडा यहाँ पर भी अप्लाई होता है। और लास्ट एक रीजन भी पूछा जाता है जो एक्चुअली में टेम्परेचर की इफेक्ट दिखाता है, और रीजन ये पूछा जाता है कि व्हाई एक्वाटिक लाइफ इज मोर सस्टेनेबल इन cold water rather than hot water. Can anyone answer? एक्वाटिक लाइफ मतलब फिश जो है, टर्टल्स है, वो सब कोल्ड वाटर में ज्यादा अच्छी तरीके से रह सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू हॉट वाटर। वाई? सर टेम्परेचर कम होगा हाँ तो सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी ऑक्सीजन की। हाँ, सही है। देखो हमने ऊपर ही एक रिलेशन लिया, हमने वहां पर क्या किया कि भाई टेम्परेचर और सोल्यूबिलिटी जो है, यहाँ पर हमने सीखा है ना, टेम्परेचर और सोल्यूबिलिटी जो है, ये जो पोर्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। तो टेम्परेचर कम होगा तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर ठंडा पानी है तो उसमें ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में होगा, और एक्वाटिक लाइफ जो है वो अच्छी तरीके से
ऑक्सीजन ले पाएगी ड्यू टू हायर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। और हॉट वाटर है तो उसमें डिजोल्व गैसेस कम होंगे तो ऑक्सीजन भी कम होगा, क्योंकि अभी अभी हमने कहा टेम्परेचर ज्यादा तो गैस की सोल्युबिलिटी कम होती है, बराबर है। तो वहां पर एक्वाटिक लाइफ ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं हो सकती, क्योंकि वो पानी में ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो एकदम क्या है, कम है, बराबर। तो 2 मार्क में या 3 मार्क में ये क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें सिर्फ आपको सोल्यूबिलिटी वाला फंडा लिखना है कि ऑक्सीजन इज मोर सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर विथ रिस्पेक्ट टू हॉट वाटर, बराबर है। तो एक टेम्परेचर वाला जो पोर्शन है वो भी यहां पर आपको लिख देना है कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, देखो गैसियस सोल्यूट के लिए ये चीज फिक्स है कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस decreases in liquid solvent. It means that they are inversely proportional to each other, temperature and solubility of gases। देखो मैं बारी बारी गैसेस इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप सोल्यूट सॉलिड ले लेते हो तो कई बार ऐसा भी होता है टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी बढ़ती है सॉलिड की, बट गैस में ऐसा नहीं होता, बराबर है। गैस में ऑलवेज हमें एक ही चीज याद रखनी है कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस, क्योंकि वो इजीली वेपराइज होना चाहते हैं। गैस का मतलब ही है वो ऑलरेडी वेपर बन चुके हैं, बराबर है। तो ज्यादा टेम्परेचर आप दोगे तो वो इजीली एस्केप कर देंगे सॉल्यूशन को, इसलिए हम ये कहते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीजेस देन सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस। ये जो चीज हमने कही वो सिर्फ और सिर्फ हेनरीज लॉ के लिए थी, बराबर है। अब एक और चीज आपको सीखनी है और वो है लिक्विड सोलवेंट जो है, नया टॉपिक हम ले लेते हैं। सोलवेंट लिक्विड होगा और सोल्यूट जो है वो लिक्विड या सॉलिड होगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा, सॉलिड इन लिक्विड आगे पढ़ा था, इक्विलिब्रियम वाला हमने आपको जो अफेक्ट है वो बताया था, और दूसरा हमने गैसियस सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्यूशन ऐसा हमने पढ़ा था। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर लिक्विड सॉल्यूट और सॉलिड सॉल्यूट पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले जो हम लेने जा रहे हैं वो है लिक्विड लिक्विड वाला सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन, तो देखो सॉल्वेंट तो दोनों में लिक्विड है ना, तो ओवरऑल जो फेज है ना वो कौन सा होगा, लिक्विड। हमने आपको कहा था अगर याद है तो कि जो फेज सॉल्वेंट का होगा वही फेज पूरे सॉल्यूशन का होगा, क्योंकि वो ज्यादा अमाउंट में होता है। तो यहाँ पर दोनों केसेस में सॉल्वेंट तो लिक्विड ही है, मतलब पूरा सॉल्यूशन जब बनेगा तो वो कौन से फेज में होगा, वो होगा लिक्विड फेज में। अब ये लिक्विड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्यूट दोनों अगर मिक्स होते हैं तो भी दो केसेस ध्यान में रखने। एक, जब लिक्विड सॉल्वेंट तो है ना वो ज्यादातर वोलेटाइल ही होता है, खास याद रखिए। सोल्यूट जो है अगर लिक्विड है तो वोलेटाइल होता है, बट जब सॉलिड होगा देन इट मे नॉट बी वोलेटाइल। तो तब हम दो केस लेंगे, लिक्विड लिक्विड के लिए तो एक ही, एक दोनों वोलेटाइल है। तो तब क्या होगा, तब हम हेनरीज लॉ अप्लाई कर सकते हैं, क्या, पार्शियल प्रेशर वाला। तब हमने क्या कहा, हमसे पहले चेक करेंगे कि इज इट ट्रू और नॉट। क्या था फॉर्मूला कि पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा, वोलेटाइल है इसलिए हम उसे गैस के दौर पर ले सकते हैं, पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा। अब देखो यहां पर 1 2 को मिक्स मत करना, हम 1 किसके लिए लेते हैं, सॉल्वेंट के लिए, और 2 किसके लिए लेते हैं, सॉल्यूट के लिए। और यहां पर दोनों लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है, सॉल्यूट भी लिक्विड है। तो हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों वेपराइज हो सकते हैं, क्योंकि दोनों वोलेटाइल है, सामने का मतलब दोनों गैस की तरह ऐड कर सकते हैं। तो उसकी सोल्यूबिलिटी को हेनरीज लॉ अप्लाई कर सकते हैं, और हेनरीज लॉ के मुताबिक क्या लिखेंगे, सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। तो P1 इज प्रोपोर्शनल टू x1, और यहां पर सोल्यूट के लिए क्या लिखेंगे, P2 इज प्रोपोर्शनल टू x2। दोनों को अप्लाई इसलिए कर सकते हैं, फिर से कह रहा हूं, बिकॉज बोथ आर वोलेटाइल इन नेचर। दोनों चीजें वोलेटाइल है, दोनों चीजें लिक्विड है, बराबर है। अब प्रोपोर्शनलिटी निकाले तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं P1
इज इक्वल टू, अब देखो यहां पर हेनरीज लॉ अप्लाई कर सकते हैं, बट वो केएच की वैल्यू कितनी मिलती है कि सोलवेंट जब प्योर फॉर्म में है तब का उसका पार्शियल प्रेशर, और उसे हम कहेंगे P1 स्टैंडर्ड। तो P2 के लिए भी क्या होगा, P2 इज इक्वल टू P2 स्टैंडर्ड X2। जब कोई प्योर सोलवेंट आप लेते हो तो केएच की वैल्यू उसके पार्शियल प्रेशर जितनी होती है, केएच मतलब हेनरीज लॉ कांस्टेंट। जब ये चीजें प्योर फॉर्म में है तब की बात है। इसे नंबर हम दे देंगे 1, इसे हम नंबर दे देंगे 2, बराबर। जब प्योर फॉर्म में है तब का जो पार्शियल प्रेशर है ना, उसे यहां पर डिग्री करके स्टैंडर्ड के दौर पर लिखा जाता है, इसलिए हम इसे पढ़ेंगे कैसे, P1 स्टैंडर्ड। और सोल्यूट के लिए पार्शियल प्रेशर प्योर फॉर्म में क्या पढ़ेंगे, P2 स्टैंडर्ड। बट जब आप सोल्यूट और सोलवेंट को मिक्स करते हो तब तो ये प्योर रहेगा नहीं, बराबर है। 11th में एक लॉ आता था, अगर आपको याद है तो, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर। उसमें क्या कहा गया था कि टोटल प्रेशर कोई सॉल्यूशन का कितना होता है, किसी को याद है? सम ऑफ पार्शियल सारे प्रेशर। इंडिविजुअल हाँ, वेरी गुड। हाँ, बराबर है। सम जो है वो दोनों का करना है, क्योंकि हम यहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। तो टोटल प्रेशर और ऑफ any solution is always equal to algebraic sum of its partial pressure or present in the component present in the solution। तो दो ही कंपोनेंट है, एक सोलवेंट है और एक सोल्यूट है। अब P1 के बदले में क्या लिख सकता हूं, आप जरा ऊपर देखिए, तो मैं वहां पर लिख सकता हूं P1 स्टैंडर्ड X1, और P2 की जगह पर क्या लिख सकता हूं, P2 स्टैंडर्ड X2। अभी X1 और X2 तो क्या है, मोल फ्रैक्शन। आप मुझे ये कहिए कि मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, टोटल कितना होता है? 1 हाँ, 1, वेरी गुड। मतलब अगर हम ये लिखे कि X1 प्लस X2, क्योंकि दो ही तो कंपोनेंट है, तो सभी का टोटल मोल फ्रैक्शन आ गया, तो वो ऑलवेज 1 होगा। इसका मतलब तो मैं ये लिख सकता हूं कि X2 इज इक्वल टू 1 माइनस X1, और यहां पर रिप्लेस कर दूं, जहां पर X2 लिखा है वहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं P2 स्टैंडर्ड 1 माइनस X1। वाई, तो हमें पता है बिकॉज X1 प्लस X2 इज इक्वल टू 1, ये 1 है, ये याद रखना। अब ब्रैकेट ओवर करके आप सिंप्लीफिकेशन कर दो जितना हो सके उतना, तो क्या होगा, P2 स्टैंडर्ड माइनस P2 स्टैंडर्ड X2, बराबर है। अब सॉरी 1 है ना ये, तो X1 वाले जो फंक्शन से उसे एक तरफ ले लो। अब क्या लिखेंगे हम, इसे इस तरफ आने दो, तो P1 स्टैंडर्ड X1 माइनस P2 स्टैंडर्ड X1 प्लस P2 स्टैंडर्ड। अब कुछ कॉमन निकलेगा, आप देखिए जरा, दोनों में से X1 कॉमन निकल जाएगा, तो P1 स्टैंडर्ड माइनस P2 स्टैंडर्ड, कॉमन क्या निकला, X1 प्लस P2 स्टैंडर्ड। तो कोई चीज मतलब कि सॉल्यूशन का P टोटल गिनना है, टोटल प्रेशर गिनना है, तो आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए। कौन कौन सी, एक प्योर फॉर्म में जो सोलवेंट है उसका पार्शियल प्रेशर, प्योर फॉर्म में जब सोल्यूट है उसका पार्शियल प्रेशर, और मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। देखो मैंने ऐसा क्यों बोला एनी वन, क्योंकि X1 पता है तो आप X2 गिन सकते हो, X2 पता है तो आप X1 गिन सकते हो। कैसे, 1 माइनस कर दो। ऐसे ही एक दूसरा फॉर्मूला आपको कल होमवर्क में डिराइव करके आना है। क्या करोगे आप, यहां से ही शुरू करोगे, P टोटल, पूरी मेथड से P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। P1 की जगह पर P1 स्टैंडर्ड X1 और P2 की जगह पर P2 स्टैंडर्ड X2। अब एक ही चीज का फर्क, यहां पर मैंने जहां X2 है ना वहां पर 1 माइनस X1 रखा था। आप क्या करोगे, जहां पर X1 है वहां पर क्या लिखोगे, 1 माइनस X2। तो एक नया फॉर्मूला आपको मिलेगा। सिर्फ 4 स्टेप करके आने हैं कल, बराबर है। एक नया फॉर्मूला मिलेगा P टोटल के लिए। ये दोनों फॉर्मूला आपको सम की कैलकुलेशन करने में काम में आने वाले हैं।